नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में पूरा विपक्ष निपट गया, जिससे महागठबंधन में घमासान मचा है। एनडीए की प्रचंड जीत की आंधी में महागठबंधन तिनके की तरह उड़ गया। विपक्ष 30 सीटों पर सिमट गया, जबकि एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। विपक्षी दलों में सबसे शर्मनाक स्थिति कांग्रेस की रही। राहुल गांधी ने न सिर्फ कांग्रेस को बर्बाद किया, बल्कि तेजस्वी को भी ले डूबे। अब विपक्षी खेमे में घमासान मचा है। नेता मुंह छिपाकर घर बैठ गए। महागठबंधन की बिहार में शर्मनाक हार ने विपक्ष को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया। इन नतीजों का असर बंगाल चुनाव पर भी नजर आ रहा है। एसआईआर को लेकर टीएमसी के एजेंडे की अब हवा निकल चुकी है। बीजेपी की रिकॉर्ड जीत देखकर ममता की भी बोलती बंद है। साथ ही ममता के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती और बड़ी हो चुकी है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, महागठबंधन तो गड्ढे में चला गया, लेकिन इसमें सबसे स्थिति जो नाजुक रही वो कांग्रेस की। ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो कंफ्यूज्ड हो चुकी है और इस हार के बाद अब तो राहुल गांधी भाग लिए। बाकी सारे लोग सोच रहे होंगे अब करें क्या। आपने अब तक जितने भी मुद्दे उठाए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, एक भी आप उसका फायदा नहीं उठा सके। और आप मुद्दे उठाते हो, यात्रा करते हो, भाई डेमोक्रेसी की मौत हो गई डेमोक्रेसी की। आप ये देखिए कि 3 साल 4 साल आपने ईवीएम किया, और जब से ये वोट चोरी और एसआईआर और वो जो नया इनको शौक चढ़ा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने ये गड़बड़ कर दिया है, अब ईवीएम ठीक हो गया। अब जो है ईवीएम ठीक है, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है ना। अब वोटर लिस्ट में आपने गड़बड़ी शुरू की तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई एसआईआर कर देते हैं। अब इस बात को समझिए, जो कांग्रेस पार्टी के सामने जो यक्ष प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि अब हम क्या करें। मेरा नेता तो बिल्कुल डिरेल हो गया, वो सुनता ही नहीं है। हम जो मुद्दा उठाते हैं, बाकी के गठबंधन के लोग उसको कहते कि उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। अभी आप देखिए, रात भर चुप रहा तेजस्वी यादव। बताया जा रहा है कि अंदर खाने बैठक चल रही थी कि आज दोपहर तक सारी तलवारें निकल जाएंगी और एक तरफ से जो है काट छाट चालू हो जाएगा। इतना ज्यादा आपस में अटैक करेंगे कि तुम्हारे वजह से हार गए, तुम्हारे वजह। जैसे बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक, वो कांग्रेसी हैं दरअसल, लेकिन टीवी पे जाते हैं राजनीतिक विश्लेषक बनकर के, वो ये कह रहे हैं कि इस हार की जिम्मेदारी तेजस्वी को लेनी होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। इट इज अदर वे राउंड। तो सारे लोग बेवकूफ है वहां। अब वो जो ना 3 में रहा ना 13 में रहा, वो सैनिक किसको बताएगा। उस बेचारे की तो हालत बहुत खराब हो गई। मैंने हंसी आ रही है, सॉरी, लेकिन ये तो वो कौन मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहानी हो गई। तो कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अपने लीडर को लेकर के है, अपने संगठन को लेकर के। क्योंकि संगठन, पूरा पॉलिटिक्स भी तो इनका एक्सपोज हो गया ना, कि आपके पास कोई संगठन नहीं है लड़ने के लिए। आपके पास इशू का मुद्दा विहीन आप हो गए। पूरी तरीके से केओस और डायरेक्शनलेस जो है वो कांग्रेस पार्टी हो गई है। अब ये कहाँ पता नहीं कौन हलकट पलकट कहीं गए हैं घूम घाम के, वो मस्कट गए हुए, मस्कट से लौट के कब आएंगे कोई बता रहा है लंदन गए हुए, कोई कुछ पता नहीं कहाँ गए हैं। तो ये जो है वो लौट के आए तो फिर वो ये हो। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि आज से ही जो है वो तेजस्वी यादव जो है कांग्रेस के ऊपर बरसने वाले हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की बिहार चुनावों में जो दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता राजीव सर। लेकिन अब कांग्रेस के पास इस सियासत में क्या कुछ विकल्प बचा है? देखिए, कांग्रेस के पास हमेशा विकल्प है और हर पार्टी के पास विकल्प होता है। कांग्रेस के पास विकल्प है नेतृत्व परिवर्तन करने का। उसके पास एक ही विकल्प है, राहुल गांधी को साइड करें, कुछ जो
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी एक टीम बनाए और उसके साथ ये हर रणनीति और उसके बराबर में एक एजेंडा डिस्कस करने के लिए तरीके डेवलप करें। ये बार बार जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाने की पिछले चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने कहा इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और वो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी किसी भी स्टेट में जब इलेक्शन होगा तो उसकी बैठक होगी और उसकी जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा को दी जाएगी। ये भी जब इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे तो गांधी नेहरू खानदान से अलग किसी को उसका चीफ भी नहीं बना सकते, तो इनके पास विकल्प जो है वो इस विकल्प के साथ चल नहीं सकते, तो फिर सर्वनाश ही होना है। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बिहार में तो तेजस्वी का ये जो पूरा का पूरा कैरियर है वो स्टेक पे लगा हुआ है। अभी बिहार का चुनाव हुआ, उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ है, यानी कि जहां जहां चुनाव लड़ रही है और जो महागठबंधन को सीटें मिली है, तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को केवल 2 जगह हरा पाए और जितने हारने वाले हैं जिससे वो जीत कर 20 से ज्यादा सीटें लेकर आए हैं, वो सीटें सब चाहे तो रामविलास पासवान की, वो जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा रामविलास उसकी है, या फिर जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को हराया है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए इनको सोचना पड़ रहा है कि कहां कौन से क्षेत्र में जाएं जहां पर 20-25% मुसलमान हो, यादव हो, वो कॉम्बिनेशन हो। जैसे खुद ही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराकर तेजस्वी यादव जीते हैं, नहीं तो पूरी लिस्ट देखेंगे तो भाजपा के कैंडिडेट नहीं बल्कि ये हरा रहे हैं इन पार्टियों के कैंडिडेट को, कई उपेंद्र कुशवाहा के कैंडिडेट को हराए हैं। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी जिस रफ्तार से बढ़ रही है और उसमें तेजस्वी यादव की पार्टी जहां आकर गिरी है, अब तो इनके लिए भी संभावना नहीं है। इनकी पार्टी के नेताओं के अंदर बगावती सुर चल रहे हैं कि भाई अब बताओ, तुम्हारे नेतृत्व में पिछला चुनाव भी लड़े, तुम्हारे नेतृत्व में एक और चुनाव भी लड़े, तो तुम भी क्या राहुल गांधी की तरह हार का रिकॉर्ड बनाने के बाद ही दोस्त छोड़ोगे? उनकी पार्टी के अंदर तो नेतृत्व के लिए पहले से संघर्ष चल रहा था। तो बिहार के चुनाव में ये राहुल गांधी की पार्टी हो या तेजस्वी यादव की पार्टी हो या आगे आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या ममता बनर्जी की टीएमसी हो, सबकी परेशानी बढ़ा दी है कि अब तो हार की गुंजाइश ही नहीं दिख रही। हर जगह पर चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, अब कहां जाकर रुकेगी? क्या केरल में जाकर रुकेंगे? ये स्थितियां पैदा इन लोगों के साथ हो चुकी है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा चुनौतियां इस वक्त जो है वो ममता बनर्जी के सामने हैं, क्योंकि बिहार में जो प्रचंड जीत बीजेपी की हुई है उसने पूरी तरह से खौफजदा कर दिया ममता बनर्जी को। देखिए, ममता बनर्जी को खौफजदा होना भी चाहिए, क्योंकि कल शाम में प्रधानमंत्री मोदी जब अपने कार्यालय के जीत के बाद जो ऐतिहासिक भाषण उन्होंने दिया उसमें तो उन्होंने कह दिया कि हो गया बिहार, अब अगला किला जो है फतह करना है और वो है बंगाल। और साफ साफ कह भी दिया कि ये लोग बिहार में इसलिए हारे हैं क्योंकि ये लोग घुसपैठी को बचाने का काम कर रहे थे। अब बिहार बंगाल जाएंगे, घुसपैठियों को भगाएंगे, और इसी चक्कर में वो ये कह भी रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मैं विनती करता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं को भेजें। मतलब उद्घोष कर दिया है बंगाल चुनाव का, ये तो डिक्लेयर कर दिया। भाई राहुल गांधी थोड़ी है ये कि चुनाव हो गया तो थोड़ा विदेश घूम करके आते हैं, थोड़ा 10 दिन, भाई चुनाव खत्म, रिजल्ट खत्म, वो पीछे की कहानी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी अब इस जीत के बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे। आपने कभी देखा प्रधानमंत्री मोदी पिछले जीत को लेकर के कोई भाषण दे रहे हो कि देखिए हमने ये कर दिया था, वहां ये कर दिया था? वो नहीं करते। वो चुनाव आया, चुनाव जीते, भूलो, अगला चुनाव कहां है वहां अमित शाह के नजर लगा के देखेंगे, क्या वो उधर ड्यूटी लगाओ अपना। तो ये तो काम शुरू हो गया। खतरा क्या है? खतरा क्या है कि इन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई ये हुआ कैसे, तो हुआ क्यों? कहीं एसआईआर की वजह से जो फर्जी वोटर सब हट गए, ये फर्जी मुस्लिम वोटर्स जो है, घुसपैठी जो है, हट गए, कहीं उसका तो देखिए किसी के समझ में नहीं आ रहा। किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में कौन सी बिजली कड़की कि ये महागठबंधन नामक पेड़ जो है वो छत विक्षिप्त हो गया। ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और समझना बड़ा आसान है,
ये ब्रांड मोदी है। मोदी के प्रति लोगों का विश्वास, मोदी के प्रति लोगों की आस्था, मोदी है तो मुमकिन है, ये सारे लोग ग्राउंड पे कहते हैं। ये जेंजी फेंजी, ये व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा जनरेशन भले ही उसके ऊपर उसमें भी डिवीजन है, लेकिन 40+ इसमें कोई डिवीजन है ही नहीं, कोई डिवीजन नहीं है। सारे लोगों ने सारी चीजें देख ली है। ये सारे लोग कहते हैं भाई मोदी ऐसा कोई हुआ ही नहीं। तो ममता बनर्जी का अब अगला निशाना जो मोदी ने बता दिया है कि अगला निशाना बंगाल है। अब SIR भी चालू है वहाँ पे और बांग्लादेशी को भगाने का भी काम है। अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने बिहार में जाकर के उधर किशनगंज साइड में जाकर के कह दिया कि जो वहाँ पे बंगाली से बहुत ज़्यादा है, वो बंगाल के बॉर्डर पे भी है, कि अभी इसके बाद जो है बंगाल में सफाई शुरू होगा। तो आप क्या कर रहे हो? एक होता है ना भाई कि बॉक्सिंग करने वाला है ना, दो बॉक्सर कोई मैच को देखते हैं तो एक बॉक्सर तो बॉक्स करता है, एक दूसरे को मारता है। कुछ कुछ बॉक्सर ऐसे होते हैं जो मारते कम है और डराते ज़्यादा है। तो ममता बनर्जी को कभी अमित शाह डरा रहे, कल प्रधानमंत्री मोदी ने डरा दिया, और ये सारे लोग हक्का बक्का हैं कि भाई SIR के चक्कर में अगर ऐसा रिजल्ट हुआ है तो बंगाल में तो जीत पाना और इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, ममता इस वक्त चौतरफा घिर चुके हैं। राजीव सर, एक तरफ बीजेपी की प्रचंड जीत, दूसरी तरफ SIR, तो जो ये दो चुनौतियां हैं, इनसे कैसे निपटेंगे ममता? ममता बनर्जी के लिए एक ही चुनौती है और इन दोनों को एक साथ लेकर चल रही है। ये कल ममता बनर्जी की दो मीटिंग हुई, 2 मीटिंग। यह इधर बिहार चुनाव का परिणाम आ रहा था और उधर TMC की मीटिंग चल रही थी ममता बनर्जी के नेतृत्व में। कंक्लूजन कुछ नहीं निकला। वो मीटिंग में बार बार बात हुआ कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि SIR की प्रक्रिया का हम विरोध कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल परसेप्शन है, बिहार में SIR की प्रक्रिया का विरोध करने वाली सारी पार्टियां धराशायी हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव बना लिया और उसमें कामयाब हो गए कि देखो घुसपैठियों को भगा रहे हैं, लोगों की पहचान कर रहे हैं, फर्जी वोट हटाया जा रहा है, तो ये लोग परेशान हो रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल परसेप्शन बिहार में जितना कामयाब हुआ है, बंगाल की बात करें तो यहां तो दोगुना गति से कामयाब होगा, क्योंकि बिहार में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा नहीं रहा, बंगाल में हमेशा से रहा है। बिहार में फर्जी वोटिंग आपस के लिए है। बिहार में फर्जी वोटिंग का मतलब दूसरे तरीके से फर्जी वोटिंग किया जाता था, जो वहीं के रहने वाले लोग हैं। घुसपैठिया केवल सीमांचल के क्षेत्रों की बात होती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी या कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ घुसपैठियों की बात होती ही रही, लेकिन अब तक घुसपैठिए का मुद्दा इतना असरदार नहीं हुआ जो SIR की प्रक्रिया के समय हो गया है। उसके साथ इन लोगों को लग रहा है अगर SIR हो गया तो ये करोड़ की संख्या में, जैसे बिहार में अगर 67 लाख वोटर बाहर हो गए तो पश्चिम बंगाल में तो कम से कम 2 करोड़ उतने वोटर निकाले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम SIR का विरोध नहीं करते, ये वोटर हटता है, तो वो भी हमारी हार ही है। उसके बाद हम मेरे लिए जीतना मुश्किल है। इस कन्फ्यूजन में ये मीटिंग करते रहे और हंगामा चलता रहा। अब आगे ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी हो गई, बिहार चुनाव को लेकर अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है। हर जगह पर ये कूद जाती हैं, बोल देती है कि नहीं नहीं देखो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, गलत तरीके से कर रही है। चुनाव आयोग के ऊपर वो आक्रामक है, अभी चुनाव आयोग के खिलाफ बोल सकती थी, लेकिन शांति है क्योंकि इन लोगों को लग गया है अब कुछ भी कर लो, एक तरफ गड्ढा है तो दूसरे तरफ खाई है, जहां गिरना है गिर जाओ, लेकिन गद्दी तो छोड़नी ही पड़ेगी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि विपक्ष में बीजेपी से लड़ने का दम नहीं है। मोदी शाह की रणनीति का जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है। इस शर्मनाक हार के बाद विपक्ष में आपसी टकराव और तेज हो चुका है। कांग्रेस में इस्तीफों की लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बिहार में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत ने ममता की राह को और मुश्किल कर दिया है। अब उनके सामने चुनौती है कि वो कैसे अपने इस किले को बचा पाती हैं या फिर बंगाल से उनकी विदाई
तय हो चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।